हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक मास ऑफ इक्विवेलेंट मास के बारे में, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास के बारे में। इससे पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में कंप्लीट किया है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तीसरे लेक्चर में हमने जाना था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने इसी सीरीज में कंप्लीट किया है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड उसके टाइप्स को, और फिर ये सारे क्वेश्चंस देखे थे। एक मेरा 5वां सीरीज आया था, आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, फिर एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें एलिमेंट का कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास के। तो सबको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट मास होता क्या है। इसका छोटा सा एक डिफिनीशन है इक्विवेलेंट मास का, उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है ना, तो सिंपल सा सूत्र हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। आप क्या करो, पेन और कॉपी लेके बैठो और इसे भी लिखो आप, ताकि आप सीख जाओगे। इक्विवेलेंट मास बराबर होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। आपको जिस एलिमेंट का निकालना है उसका आप एटॉमिक मास ले लो, उसका द्रव्यमान ले लो, और उसका जो वैलेंसी है ना, उससे आपको उसमें भाग दे देना है, वैलेंसी से भाग दे देना है, यही हो जाएगा एटॉमिक मास। मतलब इसका सिंपल सा अगर हम परिभाषा लिखे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। द रेशियो द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास, द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट to the valency of that element। उसके वैलेंसी से आप डिवाइड कर दो तो यही इसका क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट मास का सिंपल सा परिभाषा। और सिंपल क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ले लेंगे और वैलेंसी ले लेंगे। इसको और एग्जांपल से हम इसे हम क्वालिफाई कर लेंगे कि जैसे अगर मान लो हमें निकालना है कि कैल्शियम है, ओके, और कैल्शियम का हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास। ओके, तो कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है ना, वो 2 होता है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट मास अगर निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा कैल्शियम का मास। यहाँ पे हमने देखा था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, और इसकी वैलेंसी से भाग दीजिए आप, कितना हो गया 20। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। तो ये तो सिंपल हम इक्विवेलेंट मास समझे। ये निकालना होगा तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बट्टी वैलेंसी कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन एटम का ना, अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाएगा एसिड का, बेस का, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और एलिमेंट का, तब फिर कैसे निकालेंगे। तो सीखते हैं एसिड का इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। बहुत आसान है एसिड का निकालना। सिंपल, जिस एसिड का आपको निकालना है ना, उसका मास ले लो। मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का जो सूत्र हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, वो इस टाइप से लिखेंगे, मास ऑफ या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। उस एसिड का आप द्रव्यमान ले लीजिए, और उस एसिड का जो बेसिसिटी होगा ना, उसे आप ले लीजिए। मतलब बेसिसिटी कहने का मतलब है कि एक एसिड कितना H+ आयन डोनेट कर सकता है, मतलब उसकी संख्या से भाग दीजिए, नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट बाय दैट एसिड। उस एसिड के द्वारा कितना H+ आयन डोनेट किया जा सकता है, या इसी को कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। ओके,
इस तरीका से हम इसको, और इसका डिफिनीशन बहुत आसान हो जाएगा, जो भी हमने पहले डिफिनीशन कवर किया है, द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू द वैलेंसी ऑफ देयर ऑफ दैट एलिमेंट, इसी टाइप का हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स में अगर हम ले, जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमारा हो जाएगा H2SO4, ये एक एसिड है, इसका अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो हम देखेंगे कि H2SO4 कितना एसिड दे सकता है, 2H प्लस आयन दे सकता है ना, यहाँ से 2H प्लस आयन दे सकता है। तो इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, इक्विवेलेंट मास, तो बहुत आसान है। इसका टोटल का द्रव्यमान लिख लीजिए कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का हो जाएगा यहाँ पर 32, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 था, 4 का हो जाएगा 64। भाई कितना कर देंगे, कितना H प्लस है, 2 है, तो आप 2 से भाग दे दो। कैसे पता चलेगा 2H प्लस आयन है, तो सिंपल आप लिखोगे H2SO4 और ये ब्रेक होगा 2H प्लस आयन में और SO4 माइनस 2 में। बस 2H प्लस है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। टोटल को आप जोड़ोगे ना तो 34 लगभग 98 आएगा, 2 से भागते तो 49 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ही आसान है। मास ऑफ एसिड, जो भी मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एसिड का, वो ले लीजिए, और फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन जो डोनेट करेगा उस एटम के द्वारा, उसी को हम लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट बाय दैट एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसकी इसकी हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षारकता, कि इतना वो H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। ओके, तो हम देख लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड में जैसे अगर हम बात करें HCl का, तो HCl का बेसिसिटी कितना होगा, H प्लस Cl माइनस, मतलब कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये H प्लस आयन एक रिलीज कर रहा है तो इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं H3PO4 का, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस टाइप से बनेगा, P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे OH, OH और फिर क्या OH। ये जितने एसिड है ना, यहाँ पे 3 एसिड आप देख रहे हो, इसमें OH है, OH है, OH है, तो ये सब H प्लस जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। H प्लस यहाँ से डोनेट हो सकता है, तो जितना OH उतना बेसिसिटी, तो उतना बेसिसिटी हो गया एसिड का, मतलब इसका जो बेसिसिटी पावर है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो यदि हमें H3PO4 का निकालना होगा बेसिसिटी, वो इक्विवेलेंट मास, तो हमें इसके मोलिकुलर वेट में डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। हम सीख रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, इसकी क्षारकता 3 हो गया। अगर आपको बेसिसिटी नहीं आएगा तो फिर आप इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल पाओगे, मतलब H प्लस आयन की संख्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा हम देखते हैं H3PO3 का, देखो P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन को रख लो P के साथ, इधर रख दो OH, इधर रख दो OH, और इधर 3 ऑक्सीजन हो गया, ये H हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ, ये रिलीज नहीं हो सकता है, रिलीज हो सकता है बस OH वाला पार्ट। तो यहाँ पे 2 OH है, मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया, एकदम ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर का, जो हमारा हो जाएगा H3PO2 का, तो इसका देख लो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दे दो OH को, 2 ऑक्सीजन था, हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब यहाँ एक OH है, इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 1, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है वो रिलीज नहीं हो सकता है, तो इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से हम बेसिसिटी ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। और यदि आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालने आ गया तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बहुत ही इजीली पूर्वक कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको निकालना है, कैलकुलेट में दे देता हूँ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। कुछ एसिड में लिख रहा हूँ जिसको निकालना है, जैसे H3PO4, तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसका बेसिसिटी कितना था, 3 था, तो बस निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस एसिड कितना हो जाएगा, इसका मास निकालेंगे तो 3 हाइड्रोजन का, फास्फोरस का 31 प्लस 64, मतलब कितना हो गया टोटल 98। 98 बाई कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से भाग दे दो इसको, 3 2 जा 0.6,
इतना करके कुछ आ गया। बहुत आसान होता है वो इक्विवेलेंट वेट निकालना। जैसे आपको निकालना है अभी H3PO3 का, तो इसका हमने बेसिसिटी देखा था लास्ट लेक्चर में। ये देख लो कितना आता है H3PO3 का, यहाँ पे 2 आता है। तो 2 आता है तो इसमें हम निकाल सकते हैं H3PO3 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा। इसके मास को देख लेंगे तो इसका मास हो जाएगा 3 + 31 + 16 को 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 48। 8 1 9, उसके बाद हो जाएगा 8 1 9 और 3 12। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जोड़ोगे तो 8 1 9 और 3 12, 2 1 बचा, तो 4 5 और 3 8, 82 आ गया। 82 और बाई कर दो कितना, इसको 2 से भाग कर दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसका बेसिसिटी है 2, 2 बेसिसिटी है, तो 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 41 के लगभग में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीका से इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ही आसान है इसका। अब हम देखते हैं किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो बेस का निकालने के लिए ना आपको OH माइनस की संख्या को देखना पड़ता है, मतलब उसका एसिडिटी कितना है। इसका सिंपल सा सूत्र हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, जो जिस बेस का निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें डिवाइड कर देना है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, इसको सीख लेते हैं। एसिडिटी ऑफ बेस ये होता है स्टूडेंट कि एक मॉलिक्यूल कितना OH माइनस डोनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ, दूसरा पेन ले रहा हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोल सकते हैं हम रिप्लेसेबल रिप्लेसेबल बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। मतलब एक बेस अणु के द्वारा कितना हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस हो सकता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। उसकी संख्या से इसको हम डिवाइड कर देंगे, किसके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस को। जैसे इस तरीका से हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं एग्जाम्पल से उसको मैं उसे क्लियर कर दूंगा, तो आप उसे समझते जाना। जैसे हम कोई भी एक बेस ले लेते हैं और आपको इक्विवेलेंट बेस, अगर हम उसकी बेसिसिटी को देखना है, हम पहले देखेंगे कि बेसिसिटी को। ठीक है, तो जैसे हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल 2, तो ये कैल्शियम +2 में टूटेगा और 2OH माइनस में टूटेगा। सिंपल है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके पावर में आ जाएगा, यहाँ 1 है तो इसके माइनस में आ जाएगा पावर में, ये 2 है तो इसको 2 से गुना कर दिए, बैलेंस कर दिए। तो इसका जो एसिडिटी हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2OH मैंने दे सकता है। अगर हम NaOH की बात करते हैं स्टूडेंट, तो NaOH Na प्लस और OH माइनस में टूट सकता है, तो इसका एसिडिटी कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ 1OH माइनस रिलीज हो सकता है, बिल्कुल बहुत ही आसान होता है ये। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का, तो ये रिलीज हो सकता है एल्युमिनियम +3 और 3OH माइनस में। इसका मतलब इसका एसिडिटी कितना हो गया, 3 हो गया। यही तो होता है एसिडिटी, कि एक बेस कितना OH माइनस दे सकता है, वही उसका एसिडिटी है। अब हम समझते हैं इसी में कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बेस का। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ, क्या निकालेंगे हम, बेस। जैसे कोई भी बेस ले लेते हैं, जैसे हमें लेना है MgOH का होल 2, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो सिंपल, इक्विवेलेंट मास बराबर आप इसका मास लिखोगे, इस टोटल का मास निकालो, कितना होगा, मैग्नीशियम का होगा 24
अब प्लस एक हाइड्रोक्साइड आयन का होता है 16 एक 17, तो दो का कितना होगा 34 होगा। अब दोनों को जोड़ दो तो 4 4 8, 3 2 5 58। तो सिंपल है, इक्विवेलेंट मास होता है मास ऑफ बेस और बट्टे नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल बाय इन वन मॉलिक्यूल, मतलब कितना OH माइनस दे सकता है। तो इसका मास आया 58 और इसके OH माइनस 2 होंगे, तो 2 से भाग दे दो, कितना हो गया आंसर 29 हो गया। बहुत ही आसान है। अगर आपको निकालना है स्टूडेंट बेस में, जैसे हम बात कर लेते हैं, बेस में आपको निकालना है NaOH का, NaOH का, ठीक है। तो NaOH का मास पहले देख लो, मास कितना हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस 17, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला करके तो कितना हो जाएगी 40। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा 40, मतलब इसका द्रव्यमान, और ये कितना OH माइनस दे सकता है, तो कितना दे सकता है 1 दे सकता है, तो मतलब 40 हो जाएगा आंसर। आसान है ना। तो आप कैलकुलेट कर लेना, आप अगर सीख गए हैं तो मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ आपके लिए, आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का, तो इसका आप निकाल के बता लेना। उसके बाद आपको निकाल लेना है CaOH का होल 2, ये दोनों इसका निकाल लेना है। मैं और आगे दे देता हूँ, जैसे आपको निकालना है KOH का, इसका निकाल लेना। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना है ना। अब हम समझते हैं, हमारा एसिड हो गया। इक्विवेलेंट मास मतलब सिंपल है, मास निकाल, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड का मास ले लेंगे और बट्टी कितना H प्लस आयन की संख्या है, H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन नंबर लेंगे। बेस का देखना है तो इसका मास ले लेंगे और सिंपल OH माइनस आयन की संख्या को देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकलता है इक्विवेलेंट मास। तो सिंपल, ये तो और आसान होगा, जिसे हम करेंगे अभी। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, चलो मैं इसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट बराबर इसका मास ले लो, मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, और बाई सिंपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा दूसरे को ऑक्सीक्रीट करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया या इलेक्ट्रॉन त्याग किए गए की संख्या को बस लिखना है, कितना इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, इसी की संख्या को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ, भाग देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, बस इलेक्ट्रॉन्स कितना त्याग किया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, इसी की संख्या को हमें, इससे इससे हम इसकी संख्या को भाग कर देंगे, हो गया। इसके एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं इसी पर आधारित। इसको, इसी को कहते हैं हम एन फैक्टर, कि किसी कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं एन फैक्टर। तो यहाँ पर हम दूसरा भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, इसका हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम लिख सकते हैं, ये जैसे हो गया ना, मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, और डिवाइड दे दीजिए आप इसमें एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, इसी को कहते हैं एन फैक्टर भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, वैलेंस फैक्टर। ये कहाँ से आता है एन फैक्टर, तो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है वही होता है एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। बहुत सिंपल है ये भी, आप लिखते जाना कॉपी पे, तब आपको समझ में आएगा, अच्छे से राइटिंग बना के। मेरा थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, ये पेन देख लो, पकड़ने में ही नहीं बन रहा, इतना मोटा पेन है, तो कैसे राइटिंग में बनाओ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्पेलिंग सही से लिखने में आ जाए। थोड़ा सा स्पेलिंग रहता है, मेरा ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों का यही शिकायत रहता है कि स्पेलिंग आपका सर थोड़ा सा पता ही नहीं चलता है क्या है, और इसमें आप छोटे से फ़ोन में देखते होंगे आप, तो उसमें और छोटा छोटा लिखाता होगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा हूँ और साउंड इम्प्रूवमेंट पर भी, साउंड मेरा थोड़ा सा कम आ रहा है, मैंने वीडियोज़ में देखा है, पिछली वीडियोज़ में, वो सारा हो जाएगा सही सही। अभी नया सेटअप है ना, तो अभी उतना
ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के लिए मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। जैसे आप देख लो, Fe2 है, SO4 का होल 3 है। तो ये जब वियोजित होगा ना, ये अगर टूटेगा तो ये इस तरीका से टूटेगा, ये इस तरीका से टूटेगा। ठीक, ये टूटेगा 2Fe3 प्लस, और किस में टूटेगा, 3SO4 - 2 में, ये टूटेगा इतना में। अब देखो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ऑक्सीडेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो जैसे 2 मोल Fe है, 1 मोल जो Fe है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये 1 मोल है। तो 1 मोल Fe कितना मोल Fe3 + N बना रहा है, 2 मोल को बना रहा है। 2 मोल को बना रहा है, इसका मतलब N फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया इसका। कैसे सर, कैसे 2 होगा, क्योंकि Fe+2 बेटा, ये Fe+2 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा करके, एक इलेक्ट्रॉन ले करके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले करके। ठीक है, मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लेना अच्छे से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो अच्छे से समझाना है मुझे, तो आप देख लो। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझना है मैंने। देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था, Fe2SO4 का, Fe2SO4 का होल ट्राइस किए थे हम, Fe2SO4 का होल ट्राइस। तो ये जो हमारा टूटेगा, ये 2Fe+3 में टूटेगा, और SO4 - 2 में टूटेगा, और ये 3 हो जाएगा, ऐसे में टूटेगा। इतना में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना, आप कहोगे सर यहाँ पर +3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आयरन क्या कर रहा होगा, इसका लॉस हो रहा होगा। सल्फेट आयन 3 है, तो एक सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 मिलकर के 6 लेगा। वैसे अब ऐसे देख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब ये काम करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। मतलब ये जो Fe+3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनेगा Fe+2 आयन। ठीक है, तो Fe+2 आयन बनेगा, लेकिन यहाँ से 2 मोल रिलीज हो रहा है, इसका मतलब N का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। और 2 हो गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम, तो इसका मास ले लेंगे, इस टोटल का मास, इसका मास निकालो, आयरन का मास निकालोगे, तो एक सल्फेट आयन का मास होता है 96, तो Fe2SO4 के 3, तो आयरन का होता है 56, 56 × 2 और +96 × 3, लगभग 400 के आसपास आ जाएगा। देख लेना कितना आता है, तो 400 बट्टी कितना, 2, मतलब क्या आंसर आ गया, 200 आ गया, इस तरीका से। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में कुछ भी नहीं करना, उसके मास ले लो और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसको देख लो। अब हम समझते हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा टर्म है हम लोग का, इसमें हमने लिखा था कि किसी भी कंबाइनिंग एलिमेंट है, कोई अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट, कोई मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाता है, या कोई भी मेटल है जो नॉन मेटल किसी के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाएगा, तो उसमें कैसे हम निकालते हैं, तो हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। जैसे अगर हम निकालेंगे ऑक्साइड मेथड, ऑक्साइड मेथड से इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है, तो सिंपल इक्विवेलेंट वेट का सूत्र हो जाएगा इसका, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास कितना है, उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ
ऑक्सीजन गुने 16 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। क्वेश्चंस देख लो, अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, मेटल ऑक्साइड इन व्हिच, एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें 40% ऑक्सीजन है, इन व्हिच 40% ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है, और 40% ऑक्सीजन है, तो आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। देन आपको कैलकुलेट करना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपको निकालना है मेटल, ठीक है, या ऑक्साइड, सिंपल। तो सिंपल देखो, 40% अगर ऑक्सीजन है, 40% यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीजन है, इसका मतलब टोटल 100 होगा। टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100%, जिसमें से ऑक्सीजन कितना है, 40 ग्राम, तो मेटल कितना होगा, 60 ग्राम होगा। तो इक्विवेलेंट वेट का सूत्र क्या हो जाता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ ऑक्सीजन गुने 16, तो मास ऑफ एलिमेंट कितना, 60, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, 40, गुने एक ऑक्सीजन का मोल मास कितना होता है, 16। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे कितना लिखा है, ये से ये कटेगा तो 6/4 गुने 16, तो 8, 3, तो 8 3 कितना आ गया, 24 ग्राम आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है। अगर हमें निकालना है हाइड्रोजन एलिमेंट का, ध्यान रखना जिस एलिमेंट का बोलेगा ना निकालने के लिए, जो जैसे हाइड्रोजन प्रेजेंस है, यहाँ पे देखो, जैसे इसमें ऑक्साइड में, ये ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन होगा, तो गुने 16 किए, ऑक्सीजन के द्रव्यमान से गुने 16 कर दीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो 1 से गुना कर देंगे। अगर क्लोरीन का रहेगा तो क्लोरीन का होता है 35.5, उससे गुना कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, हम सब समझ लेते हैं बारी बारी से, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे अगर हमें निकालना है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, इससे भी हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट ही समझो, इक्यू वी डब्ल्यू को, इसमें हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का मास आएगा वो, उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन, जितना उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतना, अब गुने 1.008, स्टूडेंट आप 1 ही लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि एक हाइड्राइड है, अब मेटल हाइड्राइड, सब पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, अ मेटल हाइड्राइड कंटेन, ले लेते हैं कि इसमें मान लो 20% हाइड्रोजन है, 20% हाइड्रोजन, a metal hydride contains 20% hydrogen, then calculate equivalent weight, equivalent weight of hydride। बहुत आसान है, बस इक्विवेलेंट देखो 20% है, मतलब टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 100, जिसमें से हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का मास है 20, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मास ऑफ एलिमेंट, देखो मास ऑफ एलिमेंट है, तो 100 में से 20 को घटा दो तो मास ऑफ एलिमेंट कितना बचा, 80, और 80 में से कितना हो गया ये 20, मास ऑफ हाइड्रोजन अगुने एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लगभग 1 ले लो आप, तो टोटल कितना आ गया 20 चौक 80, लगभग 4 बराबर आंसर, मतलब इसको काटोगे तो लगभग 4 आंसर आ जाएगा, 4 इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, बहुत आसान होता है, मतलब इसमें जो
जैसे क्लोराइड है तो क्लोरीन का ले लेंगे, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन का ले लेंगे। ओके, मेटल मेटल है तो जो मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है उस मेटल का ले लेंगे। ऑक्सीजन बोलेगा तो गुने ऑक्सीजन के मास से कर देंगे गुना, है ना। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे, हमने देखा था। जैसे मान लीजिए हम अगर करते हैं क्लोराइड मेथड, उसको भी समझ ही लेते हैं, क्लोराइड मेथड को भी क्यों छोड़ना। क्लोराइड मेथड बहुत आसान होता है ये क्लोराइड मेथड। ये सारे आईआईटी नीट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसे आप ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान होता है। पर जब आप नहीं पढ़ते हो तो लगता है जैसे बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। और मैं आपको सबके ऊपर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल आसान ही होगा, है ना। तो क्लोराइड मेथड में अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो ये और आसान होता है। बस मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का मास बचेगा वो ले लो, मास ऑफ क्लोराइड जितना दिया हुआ है उतना ले लो, और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, ये ले लो। क्वेश्चंस देख लो। अब मेटल क्लोराइड, अब मेटल क्लोराइड में दूसरे कलर से क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कलर अवेलेबल है तो क्यों नहीं यूज करें, है ना। क्वेश्चंस लिख लेंगे। अब मेटल क्लोराइड, अब मेटल क्लोराइड कंटेन्स, मान लो ना हम बात कर लेते हैं 71% है, 71% क्लोरीन, उसमें 71% क्लोरीन है। ओके, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड का आपको ना निकालना है, बहुत आसान है ये, सिंपल। देखो इसका आंसर्स मैं बना रहा हूँ, कितना आसान है ये। यहाँ पे देख लो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100, जिसमें से जो क्लोराइड है स्टूडेंट वो कितना है, 71 ग्राम है। 71 ही ले लो, 71 तो 71 ग्राम ले लो। तो अब एलिमेंट कितना बच जाएगा, एलिमेंट बच जाएगा कितना, 29। 100 में से 71 को घटा दो। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो देखो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ क्लोराइड गुने 35.5। तो अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 29/71, और गुने कितना हो जाएगा 35.5। दोनों से गुना करोगे तो 2, 29 को काटोगे 2 से तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 14.5। यही आंसर हो गया। आप इसे नोट करो, समझ में आ ही गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, एक बहुत ही आसान है, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी बहुत यूज होता है नॉर्मेलिटी निकालने में। एक कंसंट्रेशन है, जैसे मोलारिटी है, मोललता है, इस सब पे भी मैं वीडियो को लाने वाला हूँ। पहले हम समझ लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, इसी से रिलेटेड है। ग्राम इक्विवेलेंट भी मास इक्विवेलेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, सिंपल सा अगर हम इसका सूत्र लिखें, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर सूत्र होगा मॉलिक्यूलर वेट, वेट वेट ऑफ एलिमेंट, जो भी वेट ऑफ सब्सटेंस होगा वो गिवन वेट, और उसमें आप भाग दे दो इक्विवेलेंट मास से। बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट मास सिंपल भाग दे दो। अब बताओ इक्विवेलेंट मास हमने क्या कैसे देखे हैं, कि इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी भी मैटर का मास, और उसमें उसके वैलेंसी से भाग देते हैं। तो हम अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ एलिमेंट को आप डब्लू बोल दो, ठीक है, इसको हम बोल देंगे डब्लू। तो डब्लू बट्टे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मास मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, और बाई क्या होता है, वैलेंसी होता है, ये होता है। तो सिंपल इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डब्लू गुने वैलेंसी बाई कितना, मॉलिक्यूलर वेट। बहुत आसान हुआ ये, मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। आप इस सूत्र से निकाल लो या इस सूत्र से निकाल लो, बात बराबर ही है।
चलो इस पर अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चंस दे दिया है कि 10 ग्राम NaOH, ठीक है, तो 10 ग्राम NaOH का आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है गिवन वेट, ये वाला वेट, गिवन वेट बाई जो द्रव्यमान दिया है उसमें आप क्या करो, इस NaOH के इक्विवेलेंट वेट से भाग दे दो। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास से भाग दे दो। तो सिंपल, इवन वेट कितना है 10 बाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, और इसके हम वैलेंसी से भाग देते हैं, क्योंकि NaOH एक बेस है और बेस का भी हम देखे हैं कैसे निकालते हैं, इसका द्रव्यमान, इसका NaOH का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इसके बेसिसिटी से, मतलब OH की संख्या से। तो OH की संख्या यहाँ पे 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सूत्र मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और गुणे क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, या नंबर ऑफ OH माइनस हो जाएगा। तो सिंपल 10 और NaOH का वेट हो जाएगा 40 गुने 1, मतलब कितना हो गया 1/4 हो गया आंसर। मतलब क्या, NaOH जो आप देखोगे तो Na प्लस और एक OH माइनस में टूटेगा, तो एक OH माइनस, तो इसका जो ये हो जाएगा, ये वाला इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 और बट्टे 1 मतलब 40 होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट में गिवन वेट हो गया 10 और बट्टे हो गया 40, मतलब 1/4 हो गया। बहुत आसान है, हम और भी कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड पे भी हम बात कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे अगर हमें निकालना है, क्वेश्चंस ले लेते हैं आप, आपको निकालना है जैसे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मत निकालो, आप निकाल लो 25 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका निकालना है आपको क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो सिंपल दिया गया द्रव्यमान, ध्यान रखना, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, पहले तो इसकी वैलेंसी से इसको गुना कर दो, ठीक है, जितना COH के होल 2 से आ जाएगा, और COH का होल 2 आपका जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर दो। तो कैल्शियम का हो जाएगा कितना 40 प्लस 17 दूना 34, एक OH का होता है 17, तो 2 का हो जाएगा 34, तो 34 और 40 कितना हो जाएगा, जोड़ लो, लगभग हो जाता है 74, 74 से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात किए कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद हमने बात की कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट, फिर एलिमेंट के बारे में बात किए। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है हमारा कंप्लीट। आप इसे पूरे अच्छे से देखिए, इस पूरे सीरीज को, आपका जो भी एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम हो, जेईई मेंस का हो, एडवांस हो, सब जगह यूज आने वाला है। आप जो भी एग्जाम देने जाते हो उसमें केमिस्ट्री का यूज है, तो सब 11th 12th क्लास का भी एग्जाम होने वाला, उसमें भी इसका यूज होगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। और हाँ, आपको ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इससे आगे का सीरीज लेकर के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक से स्टार्ट करेंगे, IUPAC नेमिंग, फिर क्या क्लासिफिकेशन है उसका, हाइड्रोकार्बन, फिर GOC लेकर के आएंगे, आइसोमरिज्म को लेकर के आएंगे। बस कल कल परसों से ही उस सीरीज को हम स्टार्ट कर देंगे। बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, और हाँ, रिवीजन पर ध्यान दीजिए।